वेलकम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आधी प्रियम्बल कराई थी और उसमें हमने जो पढ़ा था वो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे हम। उसके बाद हम बचे हुए प्रियम्बल के पोर्शन को आज फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है। तो लोग ये जो आपके सामने पड़ा है यही है हमारा प्रियम्बल, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, एक सेंटेंस में लिखा हुआ चीज़, राइट। तो इसमें से मैंने अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग और उस पर डिटेल डिस्कशन की सॉवरेन क्या है, सेकुलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो है ये नेचर है हमारे इंडिया का कि कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, राइट। तो ये क्या था, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रियम्बल में इसके अलावा एक और चीज़ है, गोल्स, कि इंडिया का जो संविधान है वो क्या गोल्स सेट करता है भारत को अचीव करने के लिए, किस देश की जनता को क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, किस तरह की आज़ादी होगी, किस तरह की लिबर्टी जस्टिस हमारे सोसाइटी में होगी, क्या डिग्निटी के साथ रह सकेंगे हम। तो ऐसी गोल्स जो है वो भी प्रियम्बल हमारे लिए सेट करता है। तो वो गोल्स क्या है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, किस तरह की लिबर्टी के बारे में प्रियम्बल बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये इस तरह की फ्रीडम हमको आगे मिलने वाली है। कहाँ लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इक्वलिटी की भी बात करता है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा भी एक गोल है जो प्रियम्बल ने हमारे लिए तय किया है। और उसके बाद क्या कहता है कि फ्रेटर्निटी तो होगा ही, और साथ साथ क्या इंश्योर करना है, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सारे गोल्स जो है वो प्रियम्बल सेट करता है। चार चीज़ों जो है वो मैंने बताई थी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये सारी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसमें से जो सोशलिस्ट है और सेकुलर है मैंने आपको बताया था कि बाद में आया है कौन से एक्ट के थ्रू, तो 76 में अमेंडमेंट हुआ था, बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है। तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, गोल्स एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर 1949। तो इस दिन के दिन क्या हुआ है, हमारा हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल से ये सारी जो जानकारी है उसका हम एक हिस्सा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में अपना डिस्कशन ख़त्म कर चुके हैं। और आज बारी है आपको पढ़ाने की कि गोल्स क्या हैं जो हमारे प्रियम्बल ने सेट किए हैं। हमें प्रियम्बल पढ़ के क्या पता चलता है कि भारत के जो संविधान निर्माता संविधान बनाने बैठे थे तो उनके सामने क्या गोल्स था। तो सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब होता है, देखो जस्टिस को अगर सिंपली आप हिंदी में देखोगे तो इसका मतलब है न्याय। जस्टिस का मतलब क्या बोल सकते हो, न्याय, राइट, ठीक है। अब लेकिन न्याय किस चीज़ का, न्याय का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी मीनिंग अगर आप देखो तो जस्टिस का क्या है, न्याय। लेकिन न्याय को अगर हमको परिभाषित कर रहा हो एक शब्द में, आपको कोई पूछे तो न्याय का मतलब क्या है। न्याय को, जस्टिस को समझने के लिए हमको दो चीज़ समझना पड़ेगा, राइट्स और ड्यूटी, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ अधिकार है तो किसी और के पास कुछ ड्यूटी है, और अगर पास मेरे पास अधिकार है तो उसको पूरा करना पड़ेगा, वो मेरा हक है और मैं उसे लेके रहूँगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसी तरह जो राइट्स है वो आपको मिलना चाहिए। अगर आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो उसके बिहाफ पे, उसकी एवज़ में कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि उसकी भरपाई हो सके। दैट शुड बी जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा गलत काम हुआ है जिसको सही करने की, देखो बिल्कुल भी सही तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जस्टिस का पर्पस यही है कि जो भी गलत हुआ है उसको सही करना, राइट। तो जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट चलता है लॉ में, वेयर देयर इज ए राइट एंड इफ़ देयर इज ए वायलेशन ऑफ राइट देयर मस्ट बी रेमेडी। तो अगर जस्टिस के बारे में पूछा जाए कि न्याय क्या है तो आप उसको ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो, कोई बुराई नहीं इस डेफिनेशन में। एक लाइन का सबसे अच्छा डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाता है, राइट। तो जस्टिस का मतलब क्या है, किसी का भी अधिकार का कोई हनन होता है, इफ देयर इज वायलेशन ऑफ एनी वंस राइट, दैट राइट हैज टू बी रेमेडीड। उस वायलेशन की रेमेडी उसको मिलनी चाहिए। अब इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ न्याय क्या। कोर्ट में न्याय होता है, आप मूवीज में देखते होगे कि किसी की राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो गई, राइट। किसी ने किसी के फ़ोन से कुछ चुरा लिया, डेटा लीक कर दिया,
तो कोर्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। और जिसकी प्राइवेसी वायलेट हो गई है उसको क्या दिया जाएगा, कंपेंसेशन। तो कोर्ट ने क्या किया, जो भी उसको नुकसान हुआ था उसकी प्राइवेसी जाने की, बिल्कुल तो रिस्टोर नहीं होता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि उससे जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाए। 2 पर्सन है मान लो, ए और बी। ए क्या है, फल बेचता है, और बी जो है एक नॉर्मल पर्सन है। तो ए आया, उससे बोला कितने रुपए का है, तो बोलता है 100 रुपये का है, मुझे नहीं लेना, उसने पूरी टोकरी फेंक दी उसकी, उस बेचारे की तो नुकसान हो गई। अब यहाँ पे न्याय क्या कहता है कि जो उसकी नुकसान हुई उसकी भरपाई कौन करे, और उसकी भरपाई होनी चाहिए कि नहीं। तो जो उसकी भरपाई होनी चाहिए वही न्याय है, और कौन करेगा, जो अक्यूज्ड है, जिसने क्राइम कमिट की है, राइट। अब मर्डर वगैरह के केसेस में क्या है कि पर्सन की लाइफ ही चली गई है। अगर मान लो कि ए ने बी को मार दिया, राम ने श्याम को मार दिया, अब वहाँ पे कैसे, उसकी ज़िंदगी तो वापस ला के देंगे नहीं, हम भगवान तो है नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो उसको बदले में हम सुधारने के लिए जेल भेज देंगे कि वापिस से समाज में आके वो कुछ ना करे। क्राइम सिर्फ एक अगेंस्ट के पर्सन के अगेंस्ट ही नहीं होता है, पूरी समाज के अगेंस्ट है। तो राइट का कॉन्सेप्ट जहाँ, जस्टिस का कॉन्सेप्ट जहाँ भी आता है उसका क्या मतलब होता है, किसी के साथ हुए गलत को सही करने की कोशिश करना न्याय है, जस्टिस है। इफ़ एनीवन्स राइट इज़ वायलेटेड देन देयर मस्ट बी कंपेंसेशन एंड देयर मस्ट बी रेमेडीज फॉर दैट। इस न्याय को हमारे प्रियम्बल ने कितने भागों में बांट दिया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल इनजस्टिस क्या होता है, जब भी आप इनजस्टिस समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि जस्टिस कैसे होगा। पॉलिटिक्स के सेंस में इनजस्टिस क्या होगा कि दो लोग हैं, दोनों में भेदभाव की जा रही हो, एक को सारी फैसिलिटी दी जा रही हो, एक कोर्ट में जा रहा हो तो उसको बड़ा इज्जत दिया जा रहा हो, दूसरे को पहले ही अपराधी घोषित कर दिया जा रहा हो, दो लोगों के ऊपर लॉ बराबर से नहीं लग रहा हो, सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं हो, एक को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, दूसरा कुछ बोल नहीं सकता। ये क्या है, पॉलिटिकल इनजस्टिस है, राइट। अब इसमें जस्टिस लाने के लिए क्या करना है, दोनों के ऊपर समान रूप से लॉ लागू हो, रूल ऑफ लॉ हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन शुड हैव द फ्री स्पीच। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती है, वो पॉलिटिकल जस्टिस कहलाती है। और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे आपको मिलेगा, तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है फंडामेंटल राइट में। तो फंडामेंटल राइट्स में किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू फ्रीडम है ना, उसी में फ्री स्पीच है, फ्रीडम की बात की गई है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करता है। इसका मतलब यह है कि ऑल द सिटीजन शुड हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट सबको होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेस सबके लिए बराबर से होना चाहिए, और गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस होना चाहिए, सबका बराबर। ऐसा नहीं कि कोई टैक्स नहीं देता है उसको हम वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। तो ये एक तरह का जस्टिस हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरा क्या होता है, सोशल जस्टिस, राइट। तो पॉलिटिकल जस्टिस में हम हमेशा फंडामेंटल राइट और उसमें फ्रीडम, इक्वलिटी, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तय करते हैं। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि सोशल जस्टिस में समाज की डेवलपमेंट की बात आ जाती है। अगर समाज, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन आप यूएन का यहाँ पे देखो, सोशल जस्टिस में भी ब्रॉडली अंडरस्टूड एज द फेयर एंड कॉम्पैशनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो क्या उससे पूरी समाज के सारे सेक्शंस को फ़ायदा हो रहा है, या कुछ चुने हुए लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है। अगर कुछ चुने हुए लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो हम कहेंगे इस समाज में, इस सोसाइटी में इकोनॉमिक सोशल जस्टिस नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अब एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। ये क्या है, बिल्डिंग है 4 फ्लोर की। अगर ऊपर से बारिश होती है तो सबसे पहले किसको मिलता है, जो सबसे ऊपर है। यानी ऊपर से जब डेवलपमेंट का फ्रूट्स गिरेगा, जब ऊपर से डेवलपमेंट से गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स छोड़ेगी, तो सबसे पहले किसको मिलेगा, जो सोसाइटी में सबसे ऊपर है। जो निचले तबके के लोग हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो डेवलपमेंट, खुद ही डेवलपमेंट नहीं रह जाती है। तो क्या है कि सोसाइटी में सोशल इनजस्टिस है, सोसाइटी बटा हुआ है ऊपर और नीचे के क्लासिफिकेशन में, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो क्लास के बेसिस पे हो। और ऐसा जहाँ भी होगा जहाँ पे डेवलपमेंट सबको बराबर रूप से नहीं मिल रहा होगा। आप देखो कि एक डैम बनता है, तो डैम बनता है तो बिजली आती है, लोगों की इंडस्ट्री चलती है, आपके घर में एसी चलते हैं, लेकिन बहुत लोगों का उसमें खेत डूबा होता है डैम बनाने के लिए, तो उनके लिए तो इनजस्टिस हुआ।
अगर उसको कंपनसेशन ना दिया जाए, उसको कहीं और ज़मीन ना दिया जाए, तो उस डेवलपमेंट का इक्वल फ़ायदा तो नहीं हुआ दोनों को ना। आपको फ़ायदा हो गया क्योंकि आपके घर में बिजली आ गई, लेकिन उस किसान का क्या, जिसकी तो लाइवलीहुड चली गई, तो उसको भी फ़ायदा हो उस डेवलपमेंट का, इसलिए उसको कहीं और ज़मीन मुहैया कराई जाएगी, तब जाके ही सोशल जस्टिस होता है। तो यूनाइटेड नेशन ने बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया है कि जब डेवलपमेंट का जो फ्रूट से डेवलपमेंट का फ़ायदा है वो सबके पास इक्वलिटी से आए। हमारे यहाँ अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो गांधी जी ने भी सोशल जस्टिस के बारे में कुछ बोला है। गांधी जी ने क्या बोला है कि अनटू द लास्ट, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है ना, जो कतार एक लगा दो सामान लेने के लिए, तो जो लास्ट मैन तक अगर डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है, अगर जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है सबसे निचले व्यक्ति को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, तो आपके समाज में सोशल जस्टिस है ही नहीं। तो डेवलपमेंट का गोल क्या होना चाहिए कि जो लास्ट मैन है, अंत्योदय, मतलब पर्सन स्टैंडिंग इन द लास्ट, उसका भी फ़ायदा हो जाए। आपको उसके बारे में सोच के कोई भी पॉलिसी बनानी है, अंबानी अदानी के बारे में सोच के पॉलिसी नहीं बनानी है सरकार को, ठीक है। तो ये है। अगर सोशल जस्टिस के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, पब्लिक रिसोर्सेज की। अगर सबको बराबर से चीज़ें मिली और किसी ने अपनी मेरिट के दम पे कुछ हासिल किया है, हम उसमें बराबरी की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेल्फ रूल का मतलब स्वराज्य, ये एंशियंट टाइम का हमारा फिलॉसफी है, नॉट एंशियंट, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का फिलॉसफी है, लेकिन अब इसको हम प्रेजेंटली कैसे कर सकते हैं कि हर इंसान को अपनी डेवलपमेंट का प्रॉपर अधिकार होना चाहिए, अपने चॉइसेस। सेल्फ रूल का मतलब क्या हो सकता है हमारे यहाँ, चॉइसेस से बेस्ड, राइट। अगर किसी भी नारी को, किसी भी विमेन को अपने मन से कोई एजुकेशन लेना है और वो उसे नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए तो सोशल जस्टिस नहीं है। उसके भाई को मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, चॉइस कि क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़नी है, कब तक पढ़नी है, ठीक है। स्वदेशी यानी खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस। और 3 तरह की जस्टिस में से दूसरा है सोशल जस्टिस, जो हमारे प्रियम्बल में बात की गई है, राइट। सोशल जस्टिस के 4 मेन कॉन्सेप्ट ये हैं कि पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए डेवलपमेंट के प्रोसेस में, राइट। ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस का पहला है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब इसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना के, पंचायती राज बना के। तो पंचायती राज इज ए काइंड ऑफ टूल विच प्रमोट द सोशल जस्टिस। ह्यूमन राइट इंश्योर्ड हो, राइट, ह्यूमन राइट इंश्योर्ड हो। तीसरा इक्विटी हो, बिल्कुल इक्वलिटी तो समाज में पॉसिबल नहीं है, सब तो बराबर नहीं हो सकते, लेकिन बहुत हद तक कोशिश हो कि बराबर से सबको सब चीज़ दिया जाए, किसी को फेवर न किया जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझाता हूँ कि एक पर्सन है, उसके पास 1000 रुपये हैं और उसके 4 बेटे हैं, एक के पास 100 रुपये ऑलरेडी है, एक के पास 150 रुपये है, एक के पास 10 रुपये है और एक के पास 200 रुपये है। अगर इसको 1000 डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या वो 250 रुपये सबको कर दे? तो समाज में इक्वलिटी तो फिर भी नहीं होगी। इसलिए वो क्या करेगा, जिसके पास कम है उसको थोड़ा ज़्यादा दे देगा। दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी सॉरी। तो एक जो बराबर के लोग हैं ना, उनको बराबर रूप से देना, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा कम देंगे। सो इक्विटी होनी चाहिए सोसाइटी में, और सबको कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है लाइक फूड, शेल्टर, लाइवलीहुड, इन सब का एक्सेस सोसाइटी में सबके पास होना चाहिए। जो अमीर है वो तो खुद व्यवस्था कर लेगा, जो गरीब है उसके लिए गवर्नमेंट सबको मुहैया कराए। सो दिस इज द 4 पिलर्स ऑफ सोशल जस्टिस। आप इसको डिटेल में करेंगे तो इसके ऊपर आप अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं एग्जाम में। और ये इन्फोग्राफिक्स मैं आपको इसीलिए दिखा देता हूँ क्योंकि एक बार आप इसको देखेंगे पॉज करके वीडियो, तो ये आपको पूरा कंटेंट दिख जाएगा। आप यहाँ से देखिए, ये कंटेंट है आपके सामने, और दिस इज टॉकिंग अबाउट मेनली 4 पिलर्स, एक्सेस, पार्टिसिपेशन, ह्यूमन राइट्स एंड इक्विटी। इन सारे कंपोनेंट से मिला के बना सोशल जस्टिस, राइट। इसके डिटेल में क्या है आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरह की जस्टिस हमने देखी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का क्या है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि जब सोसाइटी में इकोनॉमिक्स के टर्म पे, रिसोर्स के शेयरिंग पे, वेल्थ के बेसिस पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, राइट। प्रॉपर्टी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, तब हम कह सकते हैं इकोनॉमिक जस्टिस है सोसाइटी में, राइट। इकोनॉमिक जस्टिस काफ़ी कंटेम्पररी टॉपिक है। देखो अब हमने क्या पढ़ा था, नेचर क्या पढ़ा था इंडिया का, सोशलिस्ट पढ़ा था ना। सोशलिस्ट हमारा देश क्यों बना, क्योंकि उसका एक गोल है क्या, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना। तो क्या हम कह सकते हैं सोशलिज्म इज द मीन्स, वो जरिया है
जिसके तरीके हमने इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना है। और इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब होता है? वेल्थ की इनइक्वालिटी हटाना। इनकम और प्रॉपर्टी में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है, उस इनइक्वालिटी को कम करना। और इसके लिए ही हमने क्या अडॉप्ट किया? सोशलिज्म। तो प्रियम्बल में जो वर्ड सोशलिज्म डाला गया है वो अपने आप एवं ही नहीं डाला गया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा गोल भी तो है इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना, राइट। तो इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? वेल्थ इनइक्वालिटीज़ को हटाना, इनकम और प्रॉपर्टी में जो बायसनेस है उसको कम करना, सबको बराबर का मौका मिले ग्रो करने के लिए, इसलिए एक फेयर कंपटीशन का लाइन क्रिएट करना। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म जो है वो एक जरिया है इकोनॉमिक जस्टिस को पहुंचने का। यहाँ पे मैं 2 रेफरेंस आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, रिसेंटली न्यूज़ में है, इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा द हिंदू पे, आप इसको क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं, राइट, एंड यू विल गेट गुड कंटेंट ऑल्सो। ठीक है, मूव करते हैं हम आगे। जस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया। तो पहला गोल क्या था? जस्टिस, राइट। दूसरा है लिबर्टी, राइट। एक कॉन्सेप्ट बीच में ये आता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होता है कि देखो, अगर समाज में पहले इनइक्वलिटी भरी हुई है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, राइट, किसी के पास बहुत ज़्यादा है पूरा मान लो इतना रिसोर्सेस है, ठीक। अब इस रिसोर्सेस में कंट्री के पास इतना रिसोर्स है, इसमें से जो ये शेयर है ना, इसमें 90% पीपल रह रहे हैं, और इतना बड़ा शेयर है इसमें 10% पीपल रह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है? नहीं है। अब सबको बराबरी से हो, समाज में सोशल जस्टिस हो, मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक जस्टिस हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ग्रो करने के लिए, सो दैट ये अपने वेल्थ को क्रिएट कर सके एक्स्ट्रा, राइट। ऐसा नहीं कि इनको छीन के दे देंगे, तब तो वो तानाशाही हो जाएगी, कम्युनिस्ट हो जाएगा। हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम सोशलिस्ट हैं। इसलिए इन लोगों को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाएगा, सो दैट ये अपने आप को एक्सपैंड कर सके और थोड़ा अपने आप को बढ़ा सके, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं? किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, सो दैट दे कैन ग्रो and become equal to others. That is called redistributive justice, and redistributive justice is nothing but the mixture of economic and social justice. जहाँ भी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है वो redistributive justice ही इशारा कर रही होती है। मतलब बराबरी लाने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को फेवर करना, समाज में जो वेल्थ इनइक्वलिटीज है उसको इस तरह से बांटना है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो लैंड सीलिंग का, राइट, लैंड रिफॉर्म्स का, ये सारे जो स्टेप्स है, दीज आर अ काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कि बहुत सारे ऐसे लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, वो एग्रीकल्चर करना चाहते तो कहाँ करते, ना तो उनके पास ज़मीन थी, दूसरे जो उसको पर्सन अपने ज़मीन पर काम देगा वो 2 महीने के लिए काम देगा, बाकी को 10 महीने क्या करेंगे वो। तो सबको थोड़ी बहुत लैंड देनी जरूरी थी, इसलिए सरकार ने रोक लगा दिया कि एक पर्टिकुलर पर्सन एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज़मीन से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकता, सो दैट बाकियों को भी जमीन मिले और उस तरह से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो 3 तरह की जस्टिस की गोल सेट की गई है हमारे प्रियम्बल में, राइट। नेक्स्ट जो गोल है वो है लिबर्टी का। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। अगर लिबर्टी का आप एक्चुअल मीनिंग का बात करोगे तो इट इज़ द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। किसी के ऊपर किसी तरह का रोक नहीं होगा, किसी के ऊपर किसी भी तरीके का रोक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर हम किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाएंगे तो वही कॉन्सेप्ट आते हैं कि समाज में तो हमारे अभी भी बंटवारा है, कुछ पर्सन है जो बाहुबली हैं, कुछ पर्सन है जो बिल्कुल नीचे है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, किसी के ऊपर कोई कानून न लागू हो, तो जो बाहुबली लोग हैं वो निचले तबके लोग को जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया हमने लिबर्टी के ऊपर कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आपके पास घूमने की स्वतंत्रता है, आपके पास एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए स्वतंत्रता है लेकिन आप बंदूक लेके नहीं खड़े हो सकते, आपको मीटिंग्स करने की स्वतंत्रता है लेकिन आप हथियार से दंगा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमने लिबर्टी दी है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, राइट, जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। ये हम पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 19 है,
19(1) जो हमें 6 तरह की फ्रीडम देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट, किसी भी तरह का प्रोफेशन चूज़ करने के लिए फ्रीडम, फ्रीडम टू फॉर्म एनी एसोसिएशन। तो ये स्वतंत्रता देता है हमको आर्टिकल 19(1). लेकिन इसी में देखेंगे, इसी आर्टिकल में अदर 19(2), 19(3) ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप पब्लिक ऑर्डर को क्षति नहीं पहुंचा सकते, आप ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते। आपको असेंबली करने की है तो मेरा मन हुआ असेंबली करना, मैं बीच चौराहे पे खड़ा हो गया, पूरी जनता को उससे तकलीफ होगी, राइट। इस तरह की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने नहीं दी है। हमारे संविधान ने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शन के साथ ही स्वतंत्रता दी गई है। तो जस्टिस, लिबर्टी, और तीसरा गोल क्या है, इक्वलिटी। जिस तरह से लिबर्टी का मीनिंग क्या है, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, उसी तरह इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि इक्वलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सबको बराबर देना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, राइट। लेकिन एक्चुअल मीनिंग अगर वन वर्ड में आप देखें, और भी मीनिंग है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, रूल ऑफ लॉ, ये सारी इक्वलिटी की ही मीनिंग है। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर बात करें आप तो क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। अगर हम किसी को कुछ स्पेशल प्रिविलेज नहीं देते हैं, मतलब मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वलिटी तो हम क्रिएट कर नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इक्वलिटी भी 3 तरह की आ जाएगी, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे हम कह सकते हैं, जैसे सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया, हमने किसी को नहीं दिया कि आपने 2 घंटे काम किया आपको 10,000 मिलेंगे, आप बहुत अच्छे हो, आपकी सूरत में अच्छी लगी, आप 2 ही घंटे के 10,000 ले लो, और कोई पर्सन है वो ज़िंदगी भर काम करता रहे तो ही 10,000 ले, राइट। इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में देखने के लिए मिलेगा। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सबको बराबरी से मिले। पॉलिटिकल राइट्स क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू गेट रजिस्टर्ड है जो वोटर, ये सारी चीज़ें अगर सबको बराबरी से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आपको 4 वोट देने का अधिकार हो जाएगा, तो वो इक्वलिटी नहीं होगा। हम ने क्या किया, एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज दिया, तो वो इक्वलिटी के अंदर नहीं आएगा। तीसरा जो सिविक इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 to 18 के अंदर कवर की गई है, जो आपके फंडामेंटल राइट में है। सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ प्रीएम्बल में इक्वलिटी का गोल दिया गया। इक्वलिटी का मीनिंग आप ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना। तो 3 गोल हमने पढ़ा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। फोर्थ वन क्या बोला था, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। जब तक इससे पहले वाले 3 आप पूरे नहीं करोगे ना, सोसाइटी में अगर जस्टिस नहीं रहेगा ना, तो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे ही नहीं, क्योंकि एक हमेशा अप्रेस कर रहा होगा, दूसरे को हमेशा एक्सप्लॉइटेशन सहना पड़ रहा होगा, पहला एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। अब 2 लोग हैं, आप कभी देखोगे कि एक शेर और एक बकरी के बीच में फ्रेटर्निटी हो सकती है? कभी नहीं होगी, क्योंकि शेर की नियति ही है, उसका आदत ही है कि वो अटैक करेगा बकरी पे। तो उसी तरह अगर सोसाइटी में आपने इक्वलिटी क्रिएट नहीं की, किसी को स्पेशल प्रिविलेज दिया है, किसी को एब्सोल्यूट फ्रीडम दिया है, किसी को कुछ नहीं दिया है, तो हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा वो लोअर पीपल को। तो उसमें कैसे लोअर पीपल भाईचारा दिखाएगा कि आओ तुम मुझे मारो, मैं तुम्हारे साथ भाईचारा करूँगा? आप सोचो ये पॉसिबल भी है? ये नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए क्या है, फ्रेटर्निटी होने के लिए वो सारी चीज़ें होनी जरूरी है जो इसके पहले बताई गई, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, जस्टिस होने का है ना कि अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो गया, अगर उसकी जस्टिस मिल जाती है तो वो खुश हो जाएगा, अरे हाँ चलो सिस्टम है मुझे बचाने के लिए, तो हम भाई भाई, ठीक है। अगर वो दिख रहा है कि मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और सिस्टम ही मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब सिस्टम बिका हुआ है, पक्षपात कर रहा है, तो किस बात का भाई भाई? फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। इट इज सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हम देखते हैं कि कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजंस है उसमें क्या दिया गया है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमें सिखाता है कि जो नेशनल हमारे गोल्स रहे हैं नेशनल मूवमेंट को, उनको चेरिश करो, पीस बनाए रखो सोसाइटी में, और कॉमन ब्रदरहुड रहेगा तभी तो पीस रहेगा, पीस रहेगा तभी तो कॉमन ब्रदरहुड रहेगा। तो ये सारे ज्ञान की बातें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मिलती हैं हमारे। तो प्रीएम्बल का ये गोल हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ फुलफिल किया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में किया। अब सवाल ये होता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने बताया आपको आर्टिकल 1 to 395 तक लिखा हुआ है।
अब इसमें प्रियम्बल कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? ये तो पहले लिखा गया है, इन सब को शुरू होने से पहले। तो क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? ये सवाल आपके मन में भी है, सवाल मेरे मन में भी था, और ये सवाल बहुत लोगों के मन में भी था। आपके सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, उनके सवालों का जवाब किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग केसेस के। तो अगर सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रियम्बल क्या है, क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और नहीं, राइट, कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, ये दो सवाल है जो प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर इशारा करते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक केस हुआ, जो केस होता है बेरुबारी यूनियन केस। तो बेरुबारी यूनियन ये था, एक इंडिया का इलाका था जिसके ऊपर डिस्प्यूटेड था कि ठीक है इंडिया में रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा, तो ऐसा कुछ डिस्प्यूट था। उस मैटर पे आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसका प्रियम्बल से क्या रिलेशनशिप है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो प्रियम्बल है वो रिफ्लेक्ट करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या? इट रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के कि उन सब के पीछे क्या है। जैसे फंडामेंटल राइट है, उसका गोल क्या है? जस्टिस इंश्योर करना, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल इक्वलिटी देना, राइट। तो उस पर भी ये सेटल नहीं हुआ कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। फाइनली केशवानंद भारती केस जो एक है, यहाँ पे इससे पहले बहुत सारी चीज़ें आई थी। कोई एक केस में बोलता है कि नहीं, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए आप इसको अमेंड ही नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है उसको कैसे अमेंड कर सकते? इसलिए प्रियम्बल को अमेंड किया ही नहीं जा सकता। फिर बाद में आता है कि चलो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर फाइनली केशवानंद भारती केस में क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट कि ठीक है, कोर्ट ने रिजेक्ट किया पिछले वाले ओपिनियन को कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक बात बोलती है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज़ ऑफ द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि ये चार चीज़ें बताता है: नेचर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, गोल्स एंड डेट ऑफ अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें बताता है। इसके अलावा प्रियम्बल का हेल्प लिया जा सकता है बाकी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए। अगर कोई भी चीज़ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में फंसती है, किसी को इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रही है, तो प्रियम्बल के हेल्प से उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। लेकिन प्रियम्बल ना तो कोई अधिकार देता है पार्लियामेंट को और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है पार्लियामेंट के ऊपर। ना तो प्रियम्बल के इंटरप्रिटेशन से किसी प्रोविजन में जो लिखा गया है उसको ओवर पावर किया जा सकता है। तो प्रियम्बल ऐसा नहीं कि प्रियम्बल में कुछ लिखा है और प्रोविजन में कुछ लिखा है, तो जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मानी जाएगी जो प्रोविजंस में लिखे हैं। प्रियम्बल विल जस्ट बी अ हेल्पिंग हैंड, इट कैन नॉट ओवर पावर द एक्सप्रेस प्रोविजंस। तो इस केस में फाइनली सेटल कर दिया गया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती केस में सेटल कर दिया गया। अब बात आती है कि उसको अमेंड किया जाए या नहीं। ये वो बताता है, मैंने बता दिया है आपको डिक्टेशन में कि नीदर इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए रिस्ट्रिक्शन अपॉन, इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल। अगर प्रियम्बल में लिखा हुआ कोई चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अ नॉन जस्टिसेबल बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहानी अब ये होती है कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। तो पहले ये धारणा थी कि इट इज़ अ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो तय हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को मिली हुई है आर्टिकल 368 में। तो जब ये पावर पार्लियामेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो लॉजिकली स्पीकिंग कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? तो यस, इट कैन बी अमेंडेड। तो इसका अमेंडमेंट कब हुआ है? एक ही बार प्रियम्बल में कोई भी अमेंडमेंट किया गया है, वो 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है। तो अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन किस हद तक किया जा सकता है? इफ़ एनीथिंग, जैसे डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में हम नॉन डेमोक्रेटिक नहीं लिख सकते, चेंज तो कर सकते हैं प्रियम्बल में,
लेकिन हम ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो, राइट। तो फाइनली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि जो प्रियम्बल है इसको हम यानी पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं कर सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। तो फ्रेंड्स, हमने 2 लेक्चर्स मिला के लगभग 1.5-2 घंटे के ऊपर ही डिस्कशन में कंप्लीटली पढ़ा है कि प्रियम्बल क्या है, इसको कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट किया गया है, उसका स्टेटस क्या है। अब इसके बेसिस पे ये देखो कि आप किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। देखो, द माइंड्स ऑफ प्रियम्बल, जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया था प्रियम्बल का, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल। लिबर्टी ऑफ थॉट दिया हुआ है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ दिया हुआ है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। मैंने आपको अभी अभी गोल्स पढ़ाया है, कितने गोल्स दिए गए हैं। फिर वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, मैंने आपको डिफिनेशन बताया इक्वलिटी के। तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और हमने ये देखा कि हमारे डिस्कशन पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करो हमारे इस डिस्कशन के बाद। अगर कोई आंसर गलत होता है तो फिर दोबारा से डिस्कशन देखिए, यू विल बी एबल टू कम टू द लॉजिकल कंक्लूजन। ये बहुत फ्रूटफुल एरिया एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, पिछले 3-4 साल के ये क्वेश्चन है और लगातार एक ईयर एक क्वेश्चन आता ही है प्रियम्बल से। अब नहीं आए तो मेरे को जस्टिसएबल मत बना देना, मेरे को क्लेम मत कर देना, बट ट्रेंड ये कहता है कि ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर इसके वर्ड्स के मीनिंग आपने समझे तो 2 नंबर प्री एग्जाम में आपके। थैंक यू गाइस, विल बी कमिंग अप विद more videos. Keep learning.